नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। श्रद्धा वालकर मर्डर केस के आरोपी आफताब पूनावाला के वाहन पर तलवारों से सोमवार शाम हमला किया गया। तलवारों से हमला करने वाले हिंदू सेना जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इनमें से कुछ ने भगवा कपड़ा भी सिर पर बांध रखा था। शुरुआती खबरों में कहा गया है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद पुलिस का एक वाहन आफताब को लेकर जा रहा था, तो उसी दौरान रास्ते में तलवारों से हमला किया गया। मौके पर मीडिया भी मौजूद था। टीवी चैनलों ने आरोपियों से फौरन इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में टीवी पर दिखाए जा रहे फुटेज में हमलावर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाएंगे, हम उसका यही हाल करेंगे। एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप तलवारें कहां से लाए, तो आरोपियों में से किसी ने जवाब दिया कि वो गुरुद्वारे से तलवार लेकर आए हैं। फिर किसी आरोपी ने गुड़गांव का नाम लिया, तो किसी ने दिल्ली का गुरुद्वारा बताया। एक टीवी रिपोर्टर के सवाल पर हमलावरों ने कहा कि उनकी संख्या 10 है, हम लोग पूरी तरह से संगठित हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पुलिस ने 2 हमलावरों को हिरासत में लिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हमला रोहिणी में FSL लैब से निकलते हुए हुआ। हमलावरों ने चारों तरफ से पुलिस वाहन को घेर लिया और तलवारें मारने लगे। पुलिस का कहना है कि आफताब सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति पर सुनवाई के दौरान कई सख्त टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जमीनी हकीकत यह है कि जजों के नामों को मंजूरी नहीं दी जा रही है। सिस्टम कैसे काम करेगा? कुछ नाम पिछले 1.5 साल से लंबित हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नामों को रोक सकते हैं। ये पूरी प्रणाली को निराश करता है। और कभी कभी जब आप नियुक्ति करते हैं तो आप सूची से कुछ नाम उठाते हैं और दूसरों को स्पष्ट नहीं करते हैं। आप जो करते हैं वो प्रभावी रूप से वरिष्ठता में रुकावट डालता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, कई सिफारिशें 4 महीने से पड़ी हुई हैं और उनकी समय सीमा पार हो चुकी है। समय सीमा का तो पालन करना होगा। शीर्ष अदालत ने याद दिलाया कि एक वरिष्ठ वकील के नाम की सिफारिश की गई थी, अब उनका निधन हो चुका है। दूसरे वकील ने जज बनने की अपनी सहमति ही वापस ले ली है। ये दोनों घटनाएं देरी का नतीजा हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं से अवगत कराएं। इस पर अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को भरोसा दिया कि वो इसे देखेंगे। इसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख 8 दिसंबर दे दी है। राहुल गांधी ने मीडिया को निशाने पर लेते हुए कहा कि इनसे कहते हैं कि जनता के मुद्दे उठाओ, लेकिन इनका काम जनता का ध्यान हटाने का है। इनको लगाम बांध रखी है। इनको बताया जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बारे में धोखे से भी बात मत बोल देना। राहुल ने कहा कि टीवी पर समाचार नहीं, बस एक ही चेहरे का प्रचार होता है। न किसान के फटे हाथ और न मजदूर के आंसू दिखाए जाते हैं। नोटबंदी और GST से किसान, मजदूर या आम आदमी का फायदा नहीं हुआ तो किसका हुआ? उन्हीं का हुआ जिन्होंने मीडिया के पीछे लगाम बांध रखी है। राहुल ने कहा कि मीडिया के ऊपर भाजपा और मित्रों ने लगाम लगा रखी है, सच्चाई न बयान करने की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और RSS पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है, मेरी इमेज खराब करने के लिए बीजेपी हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है। भाजपा का ऐसा करना मुझे ताकत देता है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी सोमवार को इंदौर में मीडिया से मुखातिब थे। राहुल गांधी से सवाल किया गया था। भारत बचाओ यात्रा में उठाए जा रहे सवालों के माकूल जवाबों से इतर बीजेपी आपकी दाढ़ी, कुर्ते एवं पूजा करने आदि पर कटाक्ष कर रही है। इसे किस तरह से देखते हैं और कैसे लेते हैं? राहुल गांधी ने कहा, भाजपा की दिक्कत है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए, लेकिन ये मेरे लिए फायदेमंद रहा। मेरी इमेज बनी। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। अगर आप किसी बड़ी शक्ति से लड़ रहे हो तो निजी हमले होंगे। अगर मुझ पर ये हमले हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ। ये एक प्रकार से मेरा गुरु है। ये मुझे सिखाता है कि मुझे इधर जाना है, उधर नहीं जाना है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, लड़ाई क्या है? लड़ाई जो आपके सामने खड़ा है, लड़ाई उसकी सोच को गहराई से समझने की है। मैं धीरे धीरे RSS और भाजपा की सोच को अच्छे से समझने लगा हूँ। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे घमासान पर राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये दोनों नेता हमारे एसेट हैं। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि राजस्थान में इसका भारत जोड़ो यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बता दें, भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर के पहले हफ्ता में राजस्थान में पहुंचेगी। उससे पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तकरार बढ़ गई। अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू देकर सचिन पायलट को गद्दार कहा और कहा कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। रामपुर में उपचुनाव के दौरान जनता को संबोधित करते हुए सपा नेता आजम खान भावुक हो गए। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपको नहीं भूला हूं, लेकिन आप लोग मुझे भूल गए। मुझे तो वोट देने का भी अधिकार नहीं। मैं अब एक फकीर के रूप में आपके सामने हूं। मेरा क्या गुनाह है? एक वोट तो ही मांगता हूं, लेकिन मैंने आपसे कभी वोट नहीं मांगा। मैंने कहा कि आप लोग मेरा साथ दो। आप लोगों ने क्यों मुझे सजा दी? मेरे जान के दुश्मन क्यों बने? आजम खान ने कहा, क्या गलती थी हमारी? गुनाह बताओ हमारा।
क्यों हुआ जमाना दुश्मन, सरकार क्यों जान की दुश्मन बनी, मुझे जेल में क्यों जहर दिया गया, कोरोना के भयानक मरीज को जेल से बाहर क्यों नहीं जाने दिया गया, क्यों होने दिया आपने मेरे साथ ऐसा। उन्होंने कहा कि मैंने तो आपके लिए शानदार अस्पताल बनाया था, मैं तुम्हारे लिए ऐसा मेडिकल कॉलेज बना रहा था जहां दुनिया भर के मरीज आते, तुमने क्यों नहीं बनने दिया। इस दौरान आजम खान ने कहा कि मैं डूब कर मर जाऊं शर्म से, मैं तुम्हारे कल के लिए दर दर की ठोकरें खाता फिरा, दामन फैलाता फिरा, मैं दुनिया भर से मांग के लाया और आज ईडी की जांच चल रही है, हथकड़ियां इंतजार कर रही हैं इस उम्र में तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा है कि वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से आग्रह करेंगे कि वो चुनाव आयोग से ये निवेदन करें कि रामपुर में बीजेपी के उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। आजम खान ने कहा कि रामपुर में चुनाव की जरूरत ही क्या है। आजम खान ने रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रामपुर में चुनाव नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज ही पुलिस ने 50 घरों के दरवाजे तोड़े हैं, सड़कों से बेगुनाह लोगों को उठाकर ले गए हैं और उनकी पत्नी और शहर की पूर्व सांसद और पूर्व विधायक को भी नहीं बख्शा गया है। आजम खान ने कहा यह चेतावनी दी गई है कि हम लोग घरों में रहें और बाहर ना निकलें। उनके पास इसकी रिकॉर्डिंग है जिसमें लोगों से कहा गया है कि अगर समाजवादी पार्टी को वोट दिया तो घर खाली करा लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस गलियों में फ्लैग मार्च कर रही है। आजम खान ने कहा कि महिलाओं के साथ अभद्रता और शर्मनाक बर्ताव किया गया है। बताना होगा कि साल 1977 के बाद ये पहला मौका है जब आजम खान या उनके परिवार का कोई सदस्य इस सीट से चुनाव मैदान में नहीं उतरा है। समाजवादी पार्टी ने आसिम रजा को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी ने यहां से आकाश सक्सेना को टिकट दिया है। कांग्रेस और बीएसपी ने इस उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। गुजरात चुनाव में वोट मांगने के लिए की जा रही रैलियों के दौरान पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक सभी नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर का नाम ले रहे हैं और मेधा पाटकर का नाम पहले आम आदमी पार्टी और फिर कांग्रेस के साथ जोड़ा। बता दें, मेधा पाटकर का नाम पहले आम आदमी पार्टी और फिर कांग्रेस के साथ जोड़कर इन पार्टियों को विकास विरोधी, गुजरात विरोधी, यहाँ तक कि देश तोड़ने वाला बताकर बीजेपी को वोट देने की मांग की जा रही है। अब इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने कहा कि वो मेरे नाम का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का जिक्र करते हुए मेधा पाटकर ने पूछा वो हमारे नाम से लोगों से अपील क्यों कर रहे हैं कि लोग कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को वोट ना दें। क्या वो डरे हुए हैं कि लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। मुंबई में मीडिया को संबोधित करते हुए पाटकर ने कहा यह जरूरी हो गया है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। वो हमारे नाम के साथ वोट के लिए अपील क्यों कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित वो मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हैं। उत्तर से दक्षिण, कच्छ से सौराष्ट्र तक जब वो कहते हैं कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को वोट मत दो तो वो हमारे नाम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। पाटकर ने कहा हम राजनीति में नहीं हैं, वोट बैंक के लिए झूठी कहानी गढ़ी जा रही है, इसमें कुछ मीडिया भी शामिल है। अब न केवल मतदाताओं को बल्कि पूरे देश को बेवकूफ बनाने की साजिश हो रही है। पाटकर ने कहा यह उनके बीच की लड़ाई है और वो हमें इसमें केवल इसलिए घसीट रहे हैं क्योंकि नर्मदा के नाम पर गुजरात के लोगों से जो वादे किए गए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता पाटकर ने कहा कि उन्हें डर है कि जनता उन्हें वोट नहीं देगी, इसलिए अब वो मेरे नाम पर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिनों के लिए गुजरात में हैं। वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान सूरत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला और पीएम मोदी को झूठों का सरदार बताया। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह अक्सर पूछते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा अगर हम 70 सालों में कुछ ना करते तो आप लोकतंत्र ना पाते। खड़गे ने कहा कि अगर ऐसी बात कर करके आप हमदर्दी पाने की कोशिश करेंगे तो लोग अब होशियार हो गए हैं, उतने बेवकूफ नहीं हैं। एक बार अगर झूठ बोलोगे तो लोग सुन लेंगे, 2 बार बोलोगे तो भी सुन लेंगे, लेकिन कितनी बार बोलेंगे। झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार हैं और ऊपर से बोलते हैं कि ये कांग्रेस वालों ने देश को लूटा है। गुजरात के सूरत में रैली को संबोधित करते हुए दलित वर्ग से आने वाले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि आपके जैसा आदमी जो हमेशा कहता है कि मैं गरीब हूं, हम भी गरीब हैं, हम तो गरीब से भी गरीब हैं, हम तो अछूतों में से आते हैं। कम से कम आपकी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई, और फिर आप बोलते हैं मैं गरीब हूँ। मेरे को किसी ने गालियाँ दी, मेरी तो हैसियत क्या है। खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने गुजरात की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा आप गरीबों की जमीन लूट रहे हैं और आदिवासियों को जमीन नहीं दे रहे हैं। जमीन, पानी और जंगल कौन खत्म कर रहा है? आप अमीर लोगों के साथ मिलकर हमें लूट रहे हैं।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन और वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला को तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसा उनकी पार्टी और सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस के समर्थकों के बीच हुई झड़प के बाद सोमवार को तेलंगाना के वारंगल जिले में किया गया। शर्मिला पदयात्रा पर हैं। उनके खिलाफ टीआरएस विधायक पी सुदर्शन रेड्डी के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है कि शर्मिला ने रेड्डी पर लोगों से पैसे वसूलने, जमीन हड़पने और ठेकेदारों को धमकाने का आरोप लगाया था। वहीं उनकी गिरफ्तारी का वाईएसआर टीपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध करने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। शर्मिला ने कहा कि जिन लोगों ने बस पर हमला किया पुलिस उन्हें नहीं पकड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस पार्टी के सदस्यों ने उनकी बस में आग लगा दी। दरअसल शर्मिला पिछले 223 दिनों से पदयात्रा पर हैं। उन्होंने कहा कि हम तेलंगाना में फैली अव्यवस्था को उजागर करने के लिए शांतिपूर्ण यात्रा कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री केसीआर और उनकी पार्टी इस लोकप्रियता को देखकर डर गई है, इसलिए इस यात्रा को रोकना चाहते हैं। केरल के विजिंगम में अडानी पोर्ट बनाने के लिए अडानी ग्रुप ने अब वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की है। उसने सोमवार को हाईकोर्ट में कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई है, इसलिए विजिंगम में केंद्रीय बल तैनात किए जाएं ताकि पोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो सके। बता दें, अडानी पोर्ट का विरोध केरल के तटवर्ती गांव में फैलता जा रहा है। रविवार को हुए प्रदर्शन और पुलिस स्टेशन पर हमले के आरोप में पुलिस ने 3000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर स्थिति नियंत्रण करने का दावा किया है, लेकिन विजिंगम में तनाव बरकरार है। मछुआरों की आवाज़ दबकर रह गई है कि आखिर वो इस पोर्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं। अब मुख्य मुद्दा प्रदर्शन हो गया है। करीब 1 महीने से इस इलाके में मछुआरा समुदाय अडानी पोर्ट के विरोध में प्रदर्शन कर रहा था। इसके जवाब में कुछ हिंदू संगठन मछुआरों के आंदोलन का विरोध और पोर्ट का समर्थन कर रहे थे। मछुआरों के प्रदर्शन को केरल के सभी चर्चों का समर्थन प्राप्त है। मछुआरा समुदाय के लिए विजिंगम का समुद्री तट जीवन रेखा है, यही उनकी रोटी रोजी है। मछुआरों का कहना है जिस हिस्से में पोर्ट बनाया जा रहा है वहाँ ग्रोइंस का अवैज्ञानिक निर्माण पुलिमट की वजह से कोस्टल एरिया का टूटना बढ़ जाएगा। इससे पर्यावरण को नुकसान तो होगा ही, सबसे महत्वपूर्ण है कि मछलियां प्रभावित होंगी, जिससे उनका कारोबार चौपट हो जाएगा। केरल के पर्यावरणवादियों ने भी इस पर चिंता जताई है। दरअसल केंद्र सरकार की नीति के तहत अडानी ग्रुप को ये पोर्ट आवंटित हुआ है। केरल सरकार का कहना है कि वो इस पोर्ट का निर्माण नहीं रुकवा सकती क्योंकि इसमें केंद्र सरकार शामिल है, ये राज्य सरकार का प्रोजेक्ट नहीं है। सोशल मीडिया पर रविवार से ही मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक वीडियो वायरल है, जिसमें एक क्लासरूम में प्रोफेसर साहब मुस्लिम छात्रों को आतंकी कसाब बोलते हैं। इसके बाद छात्र प्रोफेसर से इसको लेकर आपत्ति दर्ज करा रहा है। इस मामले में अब संस्थान ने प्रोफेसर साहब को निलंबित कर दिया है। वायरल वीडियो में छात्र प्रोफेसर से भिड़ते हुए दिखाई दे रहा है, जब प्रोफेसर ने क्लास के दौरान छात्र को आतंकवादी कहा। घटना शुक्रवार 26 नवंबर की है। इसकी शुरुआत तब होती है जब प्रोफेसर किसी बात पर उस छात्र का नाम पूछते हैं। जब वो छात्र अपना मुस्लिम नाम बताता है तो प्रोफेसर साहब कहते हैं वो तुम कसाब जैसे हो। बाद में प्रोफेसर साहब अपना बचाव करने लगते हैं और माफ़ी मांगते हैं। टीचर ये भी कहते हैं कि वो छात्र उनके बेटे की तरह है। हालांकि छात्र कहता है कि आप इसको लेकर मजाक नहीं बना सकते हैं। भारत में एक मुसलमान होना और हर रोज़ इस तरह की बातों का सामना करना मजाक नहीं है। छात्र कहता है ये कोई मजाक वाली बात नहीं। क्या आप अपने बेटे से इस तरह से बात करेंगे? क्या आप उसे आतंकवादी का नाम कहेंगे? आप इतने लोगों के सामने मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप प्रोफेशनल हैं और आप पढ़ा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी ने अपने बयान में कहा है वीडियो की जांच पूरी होने तक संबंधित प्रोफेसर को क्लास लेने से रोक दिया गया। जांच रिपोर्ट के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में श्रद्धा वालकर जैसा एक और हत्याकांड सामने आया है। इस मामले में अंजन दास नाम के शख्स की उसकी पत्नी और बेटे ने हत्या कर दी। मां और बेटे ने अंजन दास को नींद की गोलियां खिलाईं और मौत होने के बाद उसके शव को टुकड़ों में काट दिया। मां का नाम पूनम जबकि बेटे का नाम दीपक है। श्रद्धा वालकर मामले में आरोपी आफ्ताब पूनावाला की ही तरह पूनम और दीपक ने अंजन दास के शरीर के टुकड़ों को काटकर फ्रिज में रखा था और इन्हें पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर सहित अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। पुलिस को इस साल जून में पांडव नगर इलाके में शव के टुकड़े मिले थे, लेकिन तब ये नहीं पता चल सका था कि अंजन दास के शव के ही हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सड़ी गली अवस्था में मिले थे। श्रद्धा हत्याकांड के सामने आने के बाद इस बात की जांच की गई कि पांडव नगर में मिले शव के टुकड़े क्या श्रद्धा वालकर के हैं, लेकिन लंबी जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने पाया ये टुकड़े अंजन दास के शव के थे। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पूनम और दीपक ने इस साल जून में अंजन दास की हत्या कर दी थी और इसके पीछे वजह अंजन दास के अवैध संबंधों का होना था।
ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का समर्थन करने पर वहां के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की भतीजी फरीद मोरादखानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने भारत आ रहे फिल्म मेकर रजा दोरमेशन को ईरान सरकार ने रोक दिया है। पश्चिमी समाचार एजेंसियों ने अपनी खबरों में कहा है कि खामनेई की भतीजी फरीद मोरादखानी ने तमाम देशों से आह्वान किया है कि वो तेहरान के साथ अपने संबंधों को तोड़ लें, क्योंकि वहां पुलिस हिरासत में मरी महसा अमीनी को लेकर हो रहे प्रदर्शनों को ईरान सरकार कुचल रही है। फरीद मोरादखानी के पिता अली मोरादखानी अरंगेह एक शिया मौलवी थे। उनकी शादी अयातुल्ला खमेनेई की बहन से हुई थी। अली मोरादखानी विपक्षी नेताओं में से थे। फरीद के बयान को उसके फ्रांस स्थित भाई महमूद मोरादखानी ने यूट्यूब पर साझा किया। महमूद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर खुद को इस्लामिक गणराज्य के विरोधी के रूप में बताया हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद 23 नवंबर को फरीद मोरादखानी को ईरान में गिरफ्तार कर लिया गया। फरीद को इस साल की शुरुआत में भी ईरान के खुफिया मंत्रालय ने गिरफ्तार किया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया था। फरीद मोरादखानी ने वीडियो संदेश में कहा, ओ आज़ाद लोगों, हमारे साथ रहो और अपनी सरकार से कहो कि वे इस जानलेवा और बच्चों की हत्या करने वाले शासन का समर्थन करना बंद करें। ये शासन अपने किसी भी धार्मिक सिद्धांत के प्रति वफादार नहीं है। ये सत्ता में रहने के अलावा कोई नियम नहीं जानता है। अब सभी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देशों को ईरान से अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाकर और ईरान के प्रतिनिधियों को अपने देशों से बाहर निकालने का समय है। चीन के अलग अलग शहरों में लोगों ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। ऐसा कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन और कड़े प्रतिबंधों के विरोध में किया जा रहा है। शंघाई में रविवार रात सैकड़ों प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हुई। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार विरोध प्रदर्शन में शामिल एक प्रदर्शनकारी ने कहा, मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपनी सरकार से प्यार नहीं करता। मैं स्वतंत्र रूप से बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। हमारी कोविड-19 नीति एक खेल है और ये विज्ञान या वास्तविकता पर आधारित नहीं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रविवार को वुहान और चेंगडू शहरों में भी सड़कों पर उतरकर विरोध किया। इसके अलावा चीन के कई विश्वविद्यालय परिसरों में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। बता दें, शिनजियांग में 108 दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है। शुक्रवार को यहाँ आग लग गई थी, जिसमें 10 लोग जिंदा जलकर मर गए थे। आग का कारण लॉकडाउन को बताया गया और इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। एक वीडियो में लोगों को किसी शॉपिंग प्लाजा के बाहर चीन का राष्ट्रगान गाते हुए दिखाया गया है। गुलाम होने से इनकार करने वालों उठो। कुछ चिल्ला रहे थे कि वो लॉकडाउन से मुक्त होना चाहते हैं। कुछ लोग राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगा रहे थे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर वीडियो के मुताबिक रविवार को दक्षिण पश्चिमी महानगर चेंगडू में एक बड़ी भीड़ जमा हो गई, जो नारे लगा रही थी, हमें आजीवन शासक नहीं चाहिए, हम सम्राट नहीं चाहते हैं। बता दें, ये पहली बार है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ ऐसा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। चीन में ऐसे विरोध प्रदर्शन असामान्य हैं। कैमरून और सर्बिया के बीच खेला गया फीफा वर्ल्ड कप का मुकाबला 3-3 की बराबरी पर रहा। इस मैच में सर्बिया शुरू से हावी रहा। पहले हाफ में 3-1 से आगे चल रहे सर्बिया के खिलाफ कैमरून ने दूसरे हाफ में वापसी की और मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। ये एक बेहद रोमांचक मुकाबला था। दोनों टीमों के बीच हुए पिछले मुकाबले को सर्बिया ने 4-3 से जीता था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।